जय संविधान। जय संविधान। अमिताभ जी, कल मैंने आपका दास बोलो बोले बिंदास में एक कार्यक्रम देखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और आपने विश्लेषण किया कि आज की जो वैश्विक परिस्थिति है जिसमें भारतवर्ष बुरी तरह से फंसा हुआ है या फंसा लिया है अपने को, गलत निर्णय लेके हमारे एंटायर पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट मोदी जी ने हमारे देश को फंसा दिया है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वीडियो लगा जी। और देखिए, एक हमारे मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहा जाता है कि जब भी कोई वार्ता होती है तो बार्गेनिंग पावर किसके पास होती है, अपर हैंड किसका होता है, लोअर हैंड किसका होता है। तो आपने देखा कि ईरान पे ये सोचा था इजराइल और अमेरिका ने कि 2-4 दिन में इसको रौंद के खत्म कर देंगे, जैसे इन्होंने वेनेजुएला को कर दिया और क्यूबा को परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया उससे न केवल इजराइल के होश उड़ गए बल्कि अमेरिका के होश उड़ गए और जो मित्र देश थे अरब के उनके भी होश उड़ गए। तो ये देखिए, ये घटना देखिए कि अभी तक शी जिनपिंग अमेरिका विजिट नहीं करने गए, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट कई बार जो है वो चीन का विजिट कर लिया। इसका माने गरज जो है, दरवाजे पे कौन आता है, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा ही कुएं के पास आता है। तो इसका मतलब यह है कि चीन की दरकार है अमेरिका को। अब ये चीन की दरकार क्यों है? क्योंकि अमेरिका तो कहता है, डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि मैं तो विश्व गुरु हूं और हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो विश्व गुरु हूं। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि विश्व गुरु कौन है। भक्तों के हिसाब से तो मोदी जी विश्व गुरु है? सिक्का उछालना पड़ेगा। नहीं, सिक्का उछालने में तो ट्रंप ले जाएगा, जैसे मोदी जी हमारे देश में सिक्का उछाल के जेब में रख लेते हैं, वो ट्रंप कर लेगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि अब ये प्रश्न बड़ा विचारणीय है और आपके वीडियो मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप चीन क्यों जा रहे हैं। देखिए, कई तरह की बाजार के अंदर चर्चाएं हैं, अफवाहें भी हो सकती हैं। पहला तो यह है कि अमेरिका ये समझ गया है कि ईरान से पार पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है और ईरान जो है इजराइल को भी, और विश्व ऑर्डर चेंज हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा और अमेरिका विश्व गुरु या एक ताकतवर देश के रूप में नहीं रह जाएगा। तो अमेरिका को ये चिंता सता रही है। अच्छा, चीन को धमका भी नहीं सकता जैसे बाकी देशों को धमका लेता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने तो बड़ी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि एक मूर्ख आदमी ने पूरे विश्व को अधिकार में ढकेल दिया है। अब वो वहां पहुंचे, फिर आप बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ और आपका विश्लेषण क्या कहता है। लेकिन इसका मतलब ये, अच्छा फिर ये सुना जा रहा है कि साहब इंडस्ट्री लगेंगे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तक तो ये सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि विश्व के बड़े बड़े देश हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और हम लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब चीन क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे जब उनका धुर विरोधी और आज के तारीख में उनको टक्कर दे रहा है। तो कुछ मामला जो है गंभीर है और मुझे लगता है कि अगर चीन के सामने घुटने इस प्रकार से अमेरिका टेक रहा है तो भारत का क्या होगा? क्योंकि भारत ने तो रूस को भी आंखें तरेना शुरू कर दिया, ईरान को भी तरेना शुरू कर दिया। चीन से तो खैर हमारी दुश्मनी पुरानी है। तो अमेरिका ने भी अगर जाके चीन के सामने घुटने टेक दिए तो मेरी भारत माता का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा? एंटायर पॉलिटिकल साइंस ने क्या हमारे देश को भी उसी दिशा में मोड़ दिया है जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने मरोड़ दिया है? तो अमिताभ जी, आप बताएं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जी धन्यवाद। अभी आपने विश्व गुरु की बात की तो अभी एकदम गर्मा गर्म खबर मैं दर्शकों को दूं कि भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, ये विक्रम मिस्री साहब नेपाल के दौरे पर जाने वाले थे और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं भारत के विदेश सचिव से मुलाकात नहीं करूंगा और उसके बाद विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा रद्द हो गया। तो चाइना की छोड़ दीजिए, रूस की छोड़ दीजिए, अमेरिका की छोड़ दीजिए, ये तो नेपाल ने आपको औकात बता दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं भारत के विदेश सचिव से नहीं मिलूंगा और विक्रम मिस्री जी का दौरा रद्द हो रहा है। तो औकात तो यही हो गई है देश की। अब मैं ट्रंप पर आता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे हैं। ये उनकी दूसरी चीन यात्रा है। पहली चीन यात्रा 2017 में हुई थी जब उनका पहला कार्यकाल था। ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। दो कारण हैं ट्रंप महोदय के पहुंचने के। पहला कारण तो वही जो अभी आपने कहा, ईरान युद्ध है। अब जब 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल दोनों ने ईरान पर हमला किया था, एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लायन, क्या क्या रोरिंग लायन, एक से एक इन लोगों ने नाम रखे थे। तो इन लोग को लगता था कि 24 घंटे में जो है वो ईरान में रेजिम चेंज हो जाएगा, ईरान में जो सरकार है इस्लामिक सरकार वो ताश के महल की तरह ढह जाएगी
और जो अमेरिका में रजा पहलवी बैठा हुआ है, ईरान के आखिरी शाह का बेटा, वो आके फिर ईरान की गद्दी पर बैठेगा और फिर एक तरह से ईरान अमेरिकी उपनिवेश बन जाएगा, अमेरिकन कॉलोनी बन जाएगा। लेकिन ये सब चीज जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हुए। ईरान ने इनको ऐसी मार मारी है कि ये तो मतलब अब तो देखिए, जो एक कहते हैं हिंदी में कि सांप छछूंदर की हालत हो गई है। छछूंदर जब सांप जब छछूंदर को पकड़ लेता है तो ना उसको उगलते बनता है तो ना निगलते बनता है। अब ये ईरान में घुस तो गए हैं, हमला तो इन्होंने शुरू कर दिया, एक तरफा हमला। अब क्या हो गया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, हॉर्मुज का समुद्री रास्ता बंद कर दिया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। उसने इजराइल पर भी मतलब जवाबी हमले किए और एक के बाद एक उसके सर्वोच्च नेता भी मारे गए, अली खमेनी भी शहीद हो गए, फिर भी वो घुटने पर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक उसके टॉप नेता शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन वो तो एकदम लगता है सर पर कफन बांध के मैदान जंग में है। और एक आदमी या एक मुल्क यदि सर पर कफन बांध ले तो फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब ट्रंप और उनके जो सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार और बाकी लोग, उन्होंने एनालाइज किया और काफी हद तक सही विश्लेषण है कि ईरान जो टिका हुआ है अमेरिका के खिलाफ, उसकी एक वजह उसको चाइना का समर्थन है ईरान को। देखिए, ईरान के पास मिसाइलें बहुत सारी पहले से थी, लेकिन वो एकदम सही ठिकानों पर कैसे हम हमला कर पा रहा है, अमेरिका के सही सैन्य ठिकानों पर, ये बात उसको जो अंतरिक्ष में जो चीनी उपग्रह हैं, जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं चीन के, वो ईरान को जानकारी दे रहे हैं, सही सही बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी दे रहे हैं कि ये अमेरिकी सैन्य ठिकाना है, ये अमेरिकी सैन्य ठिकाना है। और इसलिए उसका पलटवार इतना कारगर साबित हुआ है। तो ये तो मतलब ट्रंप के कैलकुलेशन में था नहीं कि चाइना आ जाएगा ईरान के साथ और चाइनीज सैटेलाइट्स उसको मिसाइल का रास्ता बताएंगे, ये तो हो गया। अब ट्रंप को ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि भाई आपको ईरान में सच में कुछ करना है या दबाव बनाना है तो पहले चीन को जाके कहना पड़ेगा कि भाई आप थोड़ा सा ये कर दीजिए थोड़ा सा पीछे हटिए, नहीं तो आपके उपग्रहों ने तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। हम तो गए थे कि ईरान से लड़ने के लिए, वहां अभी कहां से आप चीन बीच में आ गया। अब इसमें जो आप बार्गेनिंग चिप की बात कर रहे थे, वो बार्गेनिंग में ये है कि ताइवान का मसला दर्शकों को मालूम होगा। ताइवान एकदम छोटा सा क्या टापू देश है, पहले उसका नाम फॉर्मोसा हुआ करता था। संक्षेप में उसकी पृष्ठभूमि में बता दूं कि जब 1949 में माओ की जीत हो गई चीनी गृह युद्ध में और कम्युनिस्टों की सत्ता आ गई, तो जो माओ का विरोधी था चांग काई शेक, वो भाग के ताइवान चला गया और उसने कहा कि ताइवान ही असली चीन है। और 1972 तक अमेरिका ताइवान को ही असली चीन मानता था। फिर 72 में निक्सन ने दौरा किया चीन का, माओ और निक्सन की मुलाकात हुई, उसके बाद चीन को मान्यता दी अमेरिका ने। तो ताइवान एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, दोनों देश के बीच एक विवाद का केंद्र रहा है। और लोगों का कहना है कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, चाइना भी कई भविष्य में ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा मानता है। चीन सिर्फ इसलिए नहीं हमला कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि अमेरिका ताइवान के पक्ष में आ जाएगा। तो अब हो सकता है, अब मैं तो नहीं हूं, इसे तो अंदर क्लोज डोर में बात होगी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई ट्रंप कहेंगे कि ठीक है भाई, मैं ताइवान को थोड़ा कम सपोर्ट दूंगा, आप उसके बदले ईरान को कम सपोर्ट कीजिए, है ना। ऐसी ही बातें पुतिन ने देखिए ट्रंप के साथ रखी है। पुतिन ने कहा ट्रंप से कि आप यूक्रेन का साथ देना कम कर दीजिए, मैं ईरान का साथ देना कम कर दूंगा। सबके पास देखिए एक बार्गेनिंग चिप है और सब लोग बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने नहीं, कोई कहा है, भारत के पास भी नहीं, अमिताभ जी, कोई भारत के पास भी है बार्गेनिंग चिप क्या? भारत के पास तो इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि उससे बड़ा बार्गेनिंग चिप क्या हो सकता है। वो तो एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, दूसरे फोन कॉल पर ईरान का युद्ध रुकवा सकते हैं, बस नीट परीक्षा का पेपर लीक नहीं रुकवा सकते हैं। इसको आप लोग थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। तो ये बात है। तो एक तो हो गया देखिए ईरान युद्ध, जिसकी वजह से ट्रंप पहुंचे हैं। दूसरी वजह जो और बड़ी वजह है वो है व्यापारिक वजह। देखिए ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है, मैं दर्शकों को बता दूं, ट्रंप के साथ 17 सीईओ गए हैं। सीईओ जानते हैं दर्शक की, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हैं, मतलब जो शीर्षस्थ व्यक्ति रहते हैं, सीईओ कहलाते हैं। और ट्रंप का जो स्पेशल विमान है एयर फोर्स 1 जो कहलाता है, उसमें उनके साथ 17 सीईओ गए हैं,
जिसमें एलॉन मस्क शामिल है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, टेस्ला कंपनी का मालिक है, स्पेस एक्स का सीईओ है। आपको एप्पल कंपनी का टीम कुक शामिल है, एनवीडिया का आपको जेनसेन हुआंग शामिल है। ऐसे 17 लोगों को लेके डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं, और ये 17 लोगों को लेके पहुंचे हैं बेसिकली ये व्यापार डील करने के लिए, क्योंकि चाइना की भी स्थिति थोड़ी डामाडोल है, उसका भी ग्रोथ रेट इधर बहुत कम हो गया, 1-2% पर आ गया है। तो ट्रंप चाइना को ये लालच दिखाएंगे कि भाई ये जो टिम कुक हैं, ये एप्पल के हैं, ये चाइना में बहुत सारे बिलियन डॉलर्स का निवेश करेंगे। ये एलोन मस्क साहब हैं, टेस्ला के हैं, ये चाइना में कई बिलियन डॉलर्स का निवेश करेंगे। ये हुआंग साहब हैं, एनवीडिया के हैं, ये ऐसा करेंगे। और चाइना को एक तरह से रिझाने की कोशिश की जाएगी, है ना, रिझाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए आप हमारे साथ ठीक से रहिए, मैं 17 लोगों को लेकर आया हूं, ये 17 लोग आपको कुछ देंगे। और इसके अलावा ट्रंप कुछ चीजें बेचने आए हैं। अमेरिकी मीडिया में अभी लिख रहा है, उसको 3 बीज कहते हैं। पहला बी है बीफ, बीफ यानी जिसको हिंदी में गोमांस कहते हैं। पहला बी है बीफ, दूसरा बी है बीन्स, मेनली सोयाबीन, मेनली सोयाबीन, उसका निर्यात अमेरिका चीन में करना चाहता है। और तीसरा बी है बोइंग, बोइंग जो विमान होता है, अमेरिकी विमान कंपनी है बहुत बड़ी बोइंग। तो ये 3 चीज ट्रंप साहब बेचने आए हैं चाइना को। देखिए दर्शकों को मैं बता दूं, ये बीफ और पोर्क का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। चाइनीज लोग भी दाब के मीट खाते हैं, वे घोर मांसाहारी होते हैं, और अमेरिकन लोग भी घोर मांसाहारी होते हैं, है ना। लेकिन चाइना में सबसे पॉपुलर मीट जो है वो पोर्क है, सुअर का मांस है। और अमेरिका में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मीट है नंबर 1 पर, वो बीफ है, गोमांस है। तो ट्रंप साहब चाहते हैं कि वही बड़े पैमाने पर वो चाइनीज मार्केट में बीफ को लाएं, बड़े पैमाने पर। अब अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां हैं। दूसरा सोयाबीन, सोयाबीन बहुत बड़ा, अमेरिकी किसान लोग सर पकड़े हुए हैं कि हमारा सोयाबीन का जो सरप्लस उत्पाद होता है उसको हम काम, उसके लिए मार्केट खोज रहे हैं। और तीसरा जो कहा आपने, जो मैंने कहा कि बोइंग, बोइंग विमान हजारों करोड़ का बोइंग बनता है, उसमें वो चाइना यदि ऑर्डर दे देगा तो इनकी तो चांदी हो जाएगी। और इसके व्यापार समझौते के पीछे ट्रंप की क्या मजबूरी है वो दर्शकों को मैं बताऊं। दिलचस्प बात है कि अगले 3 नवंबर को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है, मिड टर्म। उसको मध्यावधि चुनाव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में होता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का 4 सालों का कार्यकाल होता है, तो 2 साल बीतने के बाद जो चुनाव होते हैं, संसद के चुनाव, उसको अमेरिका में मध्यावधि चुनाव कहते हैं, मिड टर्म पोल कहते हैं। और एक तरह से वो राष्ट्रपति की आप कह सकते हैं लोकप्रियता का एक आप कह सकते हैं बैरोमीटर रहता है कि इनकी राष्ट्रपति कितने पानी में है, कितने लोग इनको ये करते हैं। अब जो 3 नवंबर को चुनाव होंगे, मैं बता दूं दर्शकों को, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, और एक है सीनेट जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी 435 सीटों पर वोटिंग होगी, सभी, और सीनेट के 35 सीटों पर वोटिंग होगी। और उसमें जो आकलन आ रहा है, जो अभी वहां मतलब हवा का रुख है, वो बड़ा ट्रंप के लिए खराब है। वहां भी कुछ दिन पहले नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 20 लाख लोग सड़कों पर आ गए थे, अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। तो ट्रंप को लग रहा है कि नवंबर में संसद मेरे हाथ से निकल जाएगी, और यदि रिपब्लिकन पार्टी, जो ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, यदि उसके हाथ से संसद निकल गई और डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा हो गया, तब तो समझिए कि ट्रंप के बिल्कुल पंख जो है ना वो कतर दिए जाएंगे। वो कहने के लिए राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन इतना कमजोर हो जाएंगे, समझिए लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए उनको बजट की भी जरूरत होगी, वो कहेंगे कि मुझे ईरान में जंग करना है भाई, इतना अरब डॉलर का मुझे बजट पेश करो। उसमें संसद या तो बजट रोक देगी या फिर उसमें कटौती कर देगी। तो अब ट्रंप के सलाहकारों ने कहा है कि भाई इस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, और ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में भी मतलब पेट्रोल बहुत महंगा होने लगा है, तो ये तो आपका मतलब भट्ठा बैठ जाएगा 3 नवंबर के चुनाव में। उसके पहले तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपने गरज की बात कही, वो बहुत सही बात है कि ट्रंप अभी गरज में है। देखिए कल क्या हुआ, डिप्लोमेसी में छोटी छोटी बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। कल जब ट्रंप पहुंचे बीजिंग, तो जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो हवाई अड्डे पर आए नहीं, है ना।
वो हवाई अड्डे पर आए नहीं, ट्रंप की अगवानी चीन के उपराष्ट्रपति ने की है। ये अपने आप में एक ट्रंप को, मतलब आप जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उनको औकात बता दी गई है ना। शी जिनपिंग ने औकात बता दी है कि भाई मैं आपके पास नहीं आया, आप मेरे पास आए हैं, चलिए मैं आपके उपराष्ट्रपति को भेजता हूं। कुछ दिन पहले अमेरिका में मोदी जी को भी औकात बताई गई थी, ये भी गए थे, तो उनको एक ज्वाइंट सेक्रेटरी या इस टाइप के किसी अधिकारी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था, और ट्रंप ना व्हाइट हाउस में बाहर आए थे इनको रिसीव करने के लिए, ना छोड़ने के लिए बाहर आए। तो ये सब उनको औकात बताई गई है। अब देखिए ट्रंप के हाथ में देखिए बहुत अभी स्थिति खराब है। ईरान में फंसने की वजह से वो चाइना के दरवाजे पर हैं। यदि वो खाली हाथ लौटे, ये बड़ा इफ है, यदि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके, तब तो उनकी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बेइज्जती की गारंटी है। ईरान मोर्चे पर उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी, है ना, और नेशनल मोर्चे पर मध्यावधि चुनाव में उनकी मतलब डोमेस्टिक बेइज्जती हो जाएगी। तो ट्रंप समझिए बड़े मतलब बुरी तरह फंसे। कहते ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो अभी अभी ट्रंप साहब जो एकदम लाल टोपी लगा के घूमते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और लाल टाई लगा के घूमते थे, तो ईरान ने इनके गाल भी लाल कर दिए। अब तक तो टाई ही लाल थी, ईरान ने इनके गाल भी लाल कर दिए जी। अच्छा, जो वैश्विक परिस्थिति का आप अध्ययन करते रहते हैं, आपसे मेरी अक्सर बात होती है और मैं जी आपके ज्ञान से अभिभूत हूं। आपको जी क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में, जहां रूस भी उलझा हुआ है, जहां ईरान भी उलझा हुआ है, अमेरिका भी उलझा हुआ है, चीनी एक ऐसा देश है उलझा हुआ नहीं है, इसमें जी शी जिनपिंग की आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि उसी हिसाब से हमें अपनी पोजिशनिंग करनी होगी। आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ शी जिनपिंग? देखिए शी जिनपिंग, मैं बताऊं दर्शकों को कि बड़े मतलब आक्रामक व्यक्ति हैं, और माना जाता है कि माओ के बाद, आधुनिक युग में माओ के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता है। वो देखिए चार चार बड़े पदों पर काबिज हैं। वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं, वो चीन के राष्ट्रपति भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, वो आपको चेयरमैन भी हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, और वो चीनी जो सेना है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसके कमांडर इन चीफ भी हैं। मतलब इतनी, और ये सारे पद पर जो है ना वो फॉर लाइफ है, आजीवन। मतलब जब तक शी जिनपिंग साहब का दिल धड़क रहा है तब तक वो चारों पदों पर रहेंगे। तो पूरी ताकत उन्होंने एकदम आप कह सकते हैं कंसेंट्रेट की हुई है, और बड़े आक्रामक आदमी है। चीन के अंदर भी अपने विरोधियों को नहीं छोड़ते हैं। मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, कि वो अपनी माने मनवाएंगे, और बहुत जोर से मनवाएंगे अपनी शर्तों पर। ऐसे तो भारत और अमेरिका के बीच भी अभी 2-3 महीने पहले ट्रेड डील हुआ है, तो सारी शर्तें अमेरिका की ही हुई। वो अपनी शर्तों पर मनवाएंगे। जो टैरिफ वार किया है, टैरिफ युद्ध जो किया अमेरिका ने 2017 में, बहुत सारा टैरिफ बढ़वा दिया, वो कहेंगे कि भैया सारे टैरिफ तुम घटाओ। जितना चीन का निर्यात होता है अमेरिका में, वो सारा का तुम टैरिफ घटाओ, जो पहले की स्थिति थी वो वापस लाओ। और जो यदि वो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में भी वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेंगे, चाहे टिम कुक से ले, एलोन मस्क से ले, बड़े बड़े लेंगे। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, वो ईरान के खिलाफ ताइवान का पत्ता खेलेंगे। वो कहेंगे कि भैया हम तो ईरान से हट जाएंगे, हम तो सैटेलाइट से उसको जानकारी देना बंद कर देंगे, आप गारंटी दीजिए कि आप ताइवान के पक्ष में नहीं उछलिएगा ज्यादा। और इसलिए अभी ट्रंप और चीन की मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा तनाव में यदि कोई देश है तो वो ताइवान है। सबसे ज्यादा तनाव में ताइवान है, क्योंकि ताइवान को लग रहा है कि ट्रंप तो चीन के मतलब दरवाजे पर पहुंच गया है कटोरा लेके, और चीन इसको कुछ देने के बदले ताइवान पर जो अभी एक अमेरिका का अम्ब्रेला है, जो अमेरिका की छतरी है, जिसकी वजह से ताइवान इतने सालों से 70-75 सालों से आजाद बचा हुआ है, ताइवान को तो एक एक दिन में निकल जाएगा चीन। एक छोटा सा टापू है, इसकी क्या औकात है चीन की। देखिए अभी भारत के संदर्भ में हम लोग एक बार बात करें तो देखिए, गलवान घाटी पर चीन ने कब्जा कर लिया, लद्दाख में। वहां बिहार रेजिमेंट ही तैनात था, वहां कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए, 20 लोग शहीद हुए, और मोदी जी झूठ बोलते रहे कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना क्या घुसेगा, और क्या क्या बात। और जो मनोज नरवणे की जो किताब आई है, जो आर्मी चीफ थे मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी जो किताब आई है, जिसको राहुल गांधी ने पढ़ दिया था संसद में, तो इतना हंगामा हो गया था। जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है कि चीनी सेना बढ़ती जा रही थी भारत के करीब,
और इन्होंने रक्षा मंत्री को फोन किया राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूं, उसके बाद जवाब आया जो जो उचित समझो सो करो, है ना। ये गोलमोल जवाब था। और चीन ने, देखिए, अरुणाचल प्रदेश को चीन ने कभी भारत का हिस्सा नहीं माना है। अरुणाचल प्रदेश को चीन हमेशा तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है, कहता है कि वो चीन का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश का कोई आदमी यदि चाइना जाता है तो चीन उसको वीजा भी नहीं देता है। तो ये स्थिति है। और वहां जब शी जिनपिंग आए थे तो मोदी जी तो इनको भी बहुत झूला झूला के गए हैं। और चाय भी मोदी जी पिलाई के थी, साथ चाय भी पिलाई थी, चाय भी जी पिलाई जी थी। जी चाय भी पिलाई थी, झूला भी झुलाया था। और मोदी जी के साथ ये समस्या है कि इनके जो आका हैं गौतम अडानी, उनका करोड़ों का निवेश है चीन में, करोड़ों युवान का निवेश है। तो मोदी जी चीन के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। और जो इनके विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने तो खुलेआम मान लिया कि वो बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तो पहले ही मतलब हथियार डाल दिए कि भाई चीन से हम पंगा नहीं ले सकते हैं। तो यदि सच में ट्रंप और चाइना के बीच कुछ अच्छी डील हो जाती है तो ताइवान के लिए तो चिंता का विषय है ही, भारत के लिए भी चिंता का विषय है। कल को यदि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना घुस जाए और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले तो ये क्या करेंगे? तो मोदी जी तो मदद मांगते रह जाएंगे अपने माई डोनाल्ड फ्रंट से, और डोनाल्ड फ्रंट तो इनका फोन भी नहीं उठाएंगे। तो ये तो पूरा जो वैश्विक है। देखिए एक बात बता दूं, आज के जमाने में आर्थिक शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, सैन्य शक्ति है अपनी जगह पर, आर्थिक शक्ति देखिए चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अमेरिका लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और चीन का कल्चर है, देखिए चीन से बहुत चीज सीखने की हमें जरूरत है। वहां का कल्चर है, वर्क कल्चर है, इसको 996 कहते हैं। 996 का मतलब हुआ कि एक एवरेज चीनी आदमी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करता है, सप्ताह में 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन। इसी वर्क कल्चर को 996 कहते हैं। इतना ज्यादा मेहनती लोगों का वो देश, और वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और अब उसकी एक मतलब जो डिप्लोमेसी जो है उसको कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मतलब एक आक्रामक भेड़िया की तरह वो रहता है, मतलब कूटनीतिक मंचों पर और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, क्योंकि जानता है कि उसकी आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है। तो इन सारे संदर्भों में ये ट्रंप जो चीन में है तो ताइवान के लिए तो टेंशन का विषय है, उसका तो अस्तित्व ही खतरे में है। भारत का अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा, लेकिन भारत को बड़ा नुकसान पहुंचने की स्थिति में चीन आ जाएगा। जी अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, कल एक आपने देखा होगा वीडियो सब जगह दिखाया जा रहा था कि दो कारें चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने अपना एस्कॉर्ट खत्म कर दिया, दो कारों से चल रहे हैं। बाद में पता चला, अफवाहें ये उड़ रही हैं सोशल मीडिया में कि उसमें मोदी थे ही नहीं। और ये शूटिंग कहाँ हुई? क्योंकि जो लुटियंस का इलाका है जहां पे ये शूटिंग हुई है, वहां तो ऐसा इलाका है कि कभी 24 घंटे ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि एक भी कार स्कूटर कुछ ना हो। तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शोकेस किया गया है। अच्छा एक चीज बिल्कुल और बताइए, मोदी जी जी जो सारी घोषणाएं इन्होंने की हैं, अब इंडस्ट्री के लोगों से सुन रहे हैं, भाई छोटे रेहड़ी पट्टीदार वालों से सुन रहे हैं जो समोसे कचौड़ी बनाते हैं, जो होटल वाले हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, सोने के व्यापारी हैं। आप जानते ही हैं 7-8% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा ज्वेल्स एंड ज्वेलरी का है, करीब 1 करोड़ लोग इस पर डिपेंडेंट है। वो कह रहे हैं बिल्कुल हमारी जीडीपी माइनस हो जाएगी अगर मोदी जी ने जो कहा है वो कर लिया जाए। और ये आज बिल्कुल तक 70 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इससे बड़ी बिल्कुल बड़ी समस्याएं आई हैं, सबप्राइम बिल्कुल क्राइसिस इससे बड़ी समस्या थी, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतना ज्यादा। तो उससे वो कहते हैं हमारी टोटल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल। मोदी जी ने आखिर, और ये चले गए विदेश, तो ये यूरोप क्यों गए? क्या चक्कर है वहां जाने का? इनका मकसद क्या होगा? अब अब दो तीन बातें मैं बोलता हूं। पहली बात मैं बता दूं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां रह ही नहीं सकती है। मैं बिहार में बहुत जिलों का एसपी रह चुका हूं, मैंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के कार्य इसमें ड्यूटी की है। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों की जो सुरक्षा होती है उस पर एक आपको किताब है, ब्लू बुक उसको कहते हैं, ब्लू बुक यानी नीली किताब, क्योंकि उसका कवर जो है वो नीले रंग का है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा ब्लू बुक के अनुसार होती है और उसमें कोई समझौता नहीं होता, उसको बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। तो उसमें जो है वो पूरा कारकेड बना हुआ है,
यानी कि गाड़ियों का क्या काफिला रहेगा, कितनी गाड़ियां रहेंगी, आगे में पायलट गाड़ी रहेगी, फिर वीआईपी गाड़ी रहेगी, फिर एस्कॉर्ट 1 रहेगा, फिर एस्कॉर्ट 2 रहेगा, ये रहेगा, और अंतिम छोर में एक एम्बुलेंस भी रहता है। मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए प्रधानमंत्री के साथ या उनके काफिले के साथ, तो आखिरी छोर पर एक एम्बुलेंस भी रहता है। तो ब्लू बुक का इतनी सख्ती से पालन होता है कि 10-12 गाड़ियां से तो कम पर वो आ ही नहीं सकती। ये लोग तो देखिए झूठे लोग हैं। अभी इन्होंने द हिंदू अखबार का एक एआई से बना दिया कवर, है ना, कह दिया कि इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि सोना मत खरीदो। अब हिंदू अखबार कह रहा है कि ऐसा कोई उस दिन खबर नहीं आया था, उस दिन का असली ये देखिए। अब उस पर बहुत सारे चुटकुले बन रहे हैं, है ना। अब एक मराठी अखबार ने निकाल दिया कि संत तुकाराम ने भी कहा था कि सोने मत खरीदो। तो ये अभी विदेश घूमने क्यों जा रहे हैं मोदी जी? अरे मोदी जी देखिए एक ही काम से जाते हैं, गौतम अडानी के लिए वो निवेश लेने के लिए गए होंगे। उनके आका ने हुक्म दिया होगा कि जाइए इटली जाइए, कहिए कि गौतम अडानी को निवेश दीजिए। स्वीडन में कराएंगे, यूएई में जाएंगे, संयुक्त अरब अमीरात में, जहां जहां मोदी जी जाते हैं। इजराइल गए तो उन्होंने हैफा बंदरगाह दिलवा दिया था अडानी को, है ना। ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां कोयला की खदानें दिलवा दिया, बांग्लादेश में बिजली घर दिलवा दिया, श्रीलंका में आपको बंदरगाह दिलवा दिया। तो जो 3-4 देश जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, नेदरलैंड्स जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, मैं अभी से कह रहा हूं कि कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ कहा जाएगा कि गौतम अडानी यहां निवेश करेंगे, वहां निवेश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अडानी के लिए होगा, उसमें आम आदमी को, हिंदुस्तान के आम आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला है। जी चलिए अमिताभ जी, बहुत अच्छा जानकारी आपसे मिली और बहुत जी जी ज्ञानवर्धन हुआ। आशा है जी दर्शक श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद, आभार। जी, धन्य जी, आभार आभार, धन्यवाद।